वेलकम टू एडू और एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इंडियन पॉलिटी के सफ़र को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है राज्यसभा, तो राज्यसभा के बारे में देखेंगे। और अमूमन 2 से 4 दिन में यह जो हमारा इंडियन पॉलिटी का सफ़र है यह समाप्त हो जाएगा। पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ लेंगे और जो एग्ज़ाम होने वाला है 8 तारीख को, तो उसका एक अच्छा खासा हमारा रिव्यू तैयार हो जाएगा इंडियन पॉलिटी का। तो ध्यान से इसे सुनते रहें, देखते रहें। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इस राज्यसभा के सफ़र को। तो राज्यसभा, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था लोकसभा के बारे में। लोकसभा में हमने क्या देखा था? लोकसभा में हमने देखा था कि लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, तो ठीक उसी प्रकार राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाएगा। तो इम्पोर्टेंट है कि लोकसभा को जब निम्न सदन तो राज्यसभा को उच्च सदन। तो राज्यसभा जो है वह एक उच्च सदन है। अब ये उच्च सदन क्यों है? क्योंकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी बरस उम्र चाहिए? 30 बरस। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 बरस होनी चाहिए। तो राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है क्योंकि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 30 बरस। याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 30 बरस। इसी कारण राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष चाहिए। इसी कारण लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन ये क्यों है? क्योंकि इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार लोकसभा को भंग किया जा सकता है, तो राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। इसी कारण राज्यसभा को क्या कहा जाता है? तो राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है और लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। तो खासा इम्पोर्टेंट है, इस टर्म को याद रखेंगे कि लोकसभा को निम्न सदन, राज्यसभा को उच्च सदन। लोकसभा अस्थायी सदन, राज्यसभा अस्थायी सदन। लोकसभा की न्यूनतम आयु 25 वर्ष, राज्यसभा की न्यूनतम आयु 30 वर्ष। और लोकसभा को विघटित कर सकते हैं, उसे भंग कर सकते हैं, लेकिन इस राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। इसी कारण इसे अस्थायी सदन कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, खासा इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके बाद अनुच्छेद 80 में लिखा गया है राज्यसभा का गठन एवं निर्वाचन। तो अनुच्छेद 80 में क्या लिखा गया है? राज्यसभा का गठन एवं निर्वाचन। तो राज्यसभा के गठन एवं निर्वाचन के बारे में किस अनुच्छेद में चर्चा है? तो आर्टिकल 80 में। तो जिस प्रकार अनुच्छेद 79 में चर्चा था किसका? लोकसभा का। तो 80 में किसका चर्चा है? 80 में है राज्यसभा। याद रखेंगे, अनुच्छेद 80 में है राज्यसभा का गठन, संरचना एवं निर्वाचन। राज्यसभा केंद्र में अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि लोकसभा अपने क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करता है। तो जो राज्यसभा है अपने राज्य को प्रतिनिधित्व करता है, जबकि लोकसभा अपने क्षेत्र की जनता को प्रतिनिधित्व करता है। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है कि राज्यसभा क्या करता है? केंद्र में अपने राज्य को प्रतिनिधित्व करता है, जबकि लोकसभा अपने क्षेत्र की जनता को प्रतिनिधित्व करता है। कि लोकसभा का जो चुनाव होता है वह सीधे जनता के द्वारा होता है, प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के द्वारा। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 250। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 250, जिसमें 238 जो होते हैं वे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से होते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। हमने लोकसभा के बारे में क्या पढ़ा था कि लोकसभा में वैसे तो कुल 552 सदस्य होते हैं, लेकिन सदन में उपस्थित होते हैं 545। अब उस 545 में 2 राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन के रूप में मनोनीत किए जाते हैं। तो उसी प्रकार राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 12। याद रखेंगे। और इसमें 238 सदस्य जो होते हैं केंद्र शासित प्रदेश
और राज्यसभा से आते हैं। और उसमें क्या था, उसमें था 230 सदस्य, 230 सदस्य राज्यों से आते थे, और जो 22 सदस्य होते थे वे क्या आते थे, केंद्र शासित प्रदेश से। तो 23 सदस्य, और बाकी जो 2 सदस्य होते थे वे कहाँ से आते थे, एंग्लो इंडियन के द्वारा लोकसभा में। तो इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद 80 में लिखा गया है कि राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, 250। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250, और जिसमें 238 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों से आते हैं, जबकि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है। अब देखिए, वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, 245 है, और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। तो वर्तमान में यदि बात की जाए कि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 245 है, जिसमें 233 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं, जबकि जो 12 सदस्य होते हैं वे 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इम्पोर्टेंट है। तो 245 में से, चूँकि सदन में उपस्थित होते हैं 245, उसमें से 233 जो होते हैं वे केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों से आते हैं, जबकि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है। जबकि लोकसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, 2 सदस्यों को। केंद्र शासित प्रदेश, वर्तमान की बात की जाए तो 233 सदस्यों में से 225 राज्यों से, जो 233 सदस्य होते हैं उनमें 225 राज्यों से आते हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं, और 8 जो होते हैं। तो वर्तमान में जो 233 सदस्य हैं, राज्यसभा के 233 सदस्य हैं, उनमें 225 राज्यों से आते हैं, जबकि 8 केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि वर्तमान में जो 233 सदस्य हैं, 233 सदस्यों में से 225 राज्यों से आते हैं, जबकि 8 केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। इम्पोर्टेंट है, 8 कहाँ से आते हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। और जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें दिल्ली और पुडुचेरी से 4 सदस्य, जबकि जम्मू कश्मीर के 4 सदस्य आते हैं। बाकी किसी केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य नहीं आते, क्योंकि वहाँ विधानसभा नहीं है। इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या है, विधानसभा नहीं है। तो इसे हम लोग समझ लें कि जो देखिए 245 सदस्य हैं, उस 245 सदस्य में से चूँकि 12 तो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत कर लिए जाते हैं, तो जो बच गए कितने, 233। अब इस 233 में से 225 राज्य से आते हैं, जो 8 होते हैं वो यूनियन टेरिटरी से आते हैं, अर्थात केंद्र शासित प्रदेश से। इनमें भी 4 दिल्ली और पुडुचेरी से, और जो 4 होते हैं वे जम्मू कश्मीर से आते हैं। तो इम्पोर्टेंट है। और बाकी जो होते हैं किसी केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य नहीं आते, क्योंकि इनके अलावे जितने सारे जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें कहीं पे भी विधानसभा नहीं है। तो दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया जाए तो कहीं पर भी कोई विधानसभा नहीं है। इसलिए इन जगहों को छोड़कर किसी में भी क्या होते हैं, तो ये राज्यसभा के सदस्य नहीं आते हैं। राज्यसभा के जो 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं वे सभी साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में ख्याति प्राप्त लोग आते हैं। जो राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं वे सभी क्या होते हैं, तो किसी विशेष क्षेत्र में महारत हासिल किए हुए आते हैं, जैसे कि साहित्य में, विज्ञान में, कला में और समाज सेवा में। ये सभी महारत हासिल किए हुए व्यक्ति आते हैं। सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीट यदि बात की जाए तो कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। हमने क्या बताया था कि लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीट कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में है, 80 सीट है। और राज्यसभा की यदि सबसे ज़्यादा सीट बात की जाए तो वो भी उत्तर प्रदेश में है, कितना, 31 सीट। तो राज्यसभा में सबसे ज़्यादा सीट है उत्तर प्रदेश में, 31 सीट। महाराष्ट्र में 19 सीट है। महाराष्ट्र में कितना सीट है, 19 सीट। तमिलनाडु में 18 सीट है।
तमिलनाडु में 18 सीट है, बिहार और पश्चिम बंगाल में 16-16 सीट है, बिहार और पश्चिम बंगाल में 16-16 सीट है, जबकि दिल्ली में 3 सीट है। दिल्ली में कितने सीट है? 3 सीट, याद रखेंगे। तो बिहार के एग्जाम के लिए ज़रूर याद रखेंगे कि बिहार में कितनी सीट है राज्यसभा के लिए? 16 सीट, याद रखेंगे। सिक्किम, गोवा, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर, इन सभी 8 राज्यों में एक ही राज्यसभा की सीट है, जबकि पुडुचेरी एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जहां राज्यसभा की 1 सीट है। तो सिक्किम, गोवा, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, इन सभी 8 राज्यों में एक ही राज्यसभा की सीट है, याद रखेंगे। जबकि पुडुचेरी एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे राज्यसभा की 1 सीट है। इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, राज्यसभा का जो निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा होता है। इसे हम लोग आसानी से समझ लेंगे कि राज्यसभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा होता है, अर्थात राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों अर्थात एमएलए विधायक के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार इनका चुनाव होता है। किसके तहत? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत। तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों एमएलए या विधायकों के द्वारा इनका अप्रत्यक्ष मतदान होता है। अब ये कैसे होता है तो इसको हम लोग समझ लें। जैसे कि उदाहरण के स्वरूप मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में कितनी सीट है? 31 सीट है। मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में 31 सीट है। अब यह 31 सीट को एक ही बार नहीं भरा जाता, बल्कि 3 हिस्सों में करके भरा जाएगा। जैसे कि पहली बार में 10 सीट, दूसरी बार में 10 सीट और तीसरी बार में 11 सीट। तो इसका मतलब क्या है कि यदि इस वर्ष 10 सीटों के लिए मतदान हो रहे हैं तो 2 बरस के बाद 10 सीटों के लिए फिर मतदान होगा, फिर 2 बरस के बाद 11 सीट के लिए मतदान होगा। चूँकि यदि माना कि इस वर्ष 10 सीटों के लिए मतदान हो रहा है तो एक सूत्र का उपयोग होता है। यह सूत्र क्या है? तो कुल निर्वाचित विधानसभा की संख्या बटा में 1 प्लस कुल सीटों का मतदान, याद रखेंगे। 1 प्लस कुल सीटों का मतदान वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो कुल निर्वाचित विधानसभा की संख्या को यदि हम कुल सीटों पर मतदान जितना हो रहा है उसको 1 जोड़ के भाग दे देंगे तो वही मेरा क्या निकलेगा? तो टोटल इनका वोट निकलेगा। जैसे कि टोटल यदि 403 है, टोटल 403 है, अगर मान लेते हैं 10 सीटों पर मतदान हो रहा है तो उसमें हम लोग क्या कर देंगे? 1 जोड़ देंगे। उसमें हम लोग 1 जोड़ देंगे। जितना सीट आएगा उसमें फिर 1 जोड़ देंगे। उससे यदि 1 सीट ज़्यादा हो गया तो ये 403 बटा में कितना हो गया? 11। अगर उससे 1 सीट ज़्यादा अर्थात 37.63, इसको राउंडिंग फिगर में कितना रखेंगे? तो 38। तो 38 जो हो गया यही मेरा क्या हो गया? तो कम से कम 38 सीट चाहिए उत्तर प्रदेश में जीत के लिए। तो इस उदाहरण के द्वारा तो स्पष्ट हो गया होगा कि कुल निर्वाचित विधानसभा की संख्या बटा में कुल सीटों पर मतदान +1 को से हम लोग भाग दे देंगे और उसके बाद उसमें से 1 जोड़ देंगे। तो जो भी आएगा वही मेरा क्या हो गया? तो सीटों की कुल संख्या हो गया। याद रखें कि यही हो गया राज्यसभा का अप्रत्यक्ष मत प्रणाली। राष्ट्रपति का भी चुनाव ऐसा ही होता है। इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मतलब क्या होता है? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मतलब होता है कि एक ही अनुपात में चुनाव। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मतलब होता है कि एक ही अनुपात में चुनाव, जो कम से कम सीट चाहिए। और एकल संक्रमणीय पद्धति का मतलब होता है वरीयता क्रम में। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मतलब होता है कि चुनाव एक ही अनुपात में हो, अर्थात कम से कम सीट पर। और एकल संक्रमणीय पद्धति का मतलब क्या होता है? वरीयता क्रम में। जो सबसे वरीय होगा उसका वोटिंग पहले होगा
और उसके बाद जो 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 हमारे लिए लगेगा कि कम वरीय है तो उसका वोटिंग उसके बाद होगा। तो वरीयता क्रम में होता है, इसी को एकल संक्रमणीय पद्धति कहते हैं। 2003 के पहले राज्यसभा के सदस्यों का जो मतदान होता था वह गुप्त मतदान के द्वारा होता था। जो MLA या विधायक मतदान करते थे वो गुप्त रखा जाता था, मगर 2003 के बाद धांधली को दूर करने के लिए खुला मतदान शुरू हो गया। तो 2003 से पहले गुप्त मतदान होता था राज्यसभा का, क्योंकि जो MLA होते थे, विधायक होते थे, वे क्या करते थे, बर्गलिंग कर देते थे। तो इसी कारण 2003 के बाद धांधली को दूर करने के लिए खुला मतदान प्रारंभ हो गया। याद रखेंगे 2003 से पहले राज्यसभा के सदस्य 2003 से पहले राज्यसभा के सदस्य के चुनाव में जिस राज्य के लिए मतदान होता था उस राज्य का मतदाता पर्ची अर्थात उस राज्य का निवासी अनिवार्य होना था, परंतु 2003 के बाद से इसे समाप्त कर दिया गया। तो 2003 के पहले जो राज्यसभा के सदस्य के लिए चुनाव होता था, तो उस चुनाव के लिए जो मतदान होता था तो प्रत्याशियों को मतदाता पर्ची में नामकरण होना जरूरी था। अर्थात जिस राज्य के लिए राज्यसभा का चुनाव होता था तो उस राज्य के चुनाव में जो मतदाता पर्ची था उसके प्रत्याशी का नामकरण होना चाहिए था उसी राज्य का। लेकिन 2003 के बाद से इसे समाप्त कर दिया गया। अर्थात कोई भी किसी राज्य का प्रत्याशी दूसरे राज्य के लिए चुनाव राज्यसभा सदस्य के लिए लड़ सकता है। अनुच्छेद 83(1) में अनुच्छेद 83 के पहले आर्टिकल में क्या लिखा गया, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। तो अनुच्छेद 83 में लिखा गया है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। याद रखेंगे कार्यकाल, कितना कार्यकाल होता है। अनुच्छेद 83 के 1 में लिखा गया है कि राज्यसभा एक उच्च अस्थाई सदन है। राज्यसभा कैसा सदन है, तो अस्थाई सदन है, और इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना बरस है, तो 6 बरस। तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 5 बरस, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 बरस। यह बात लिखा गया है अनुच्छेद 83 के पहले क्लॉज में। याद रखेंगे कि 6 बरस इनका कार्यकाल होता है, और यह कैसा सदन है, अस्थाई है, इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। याद रखेंगे। अब क्यों भंग नहीं किया जा सकता, क्यों अस्थाई है, तो अनुच्छेद 83 के 1 में लिखा गया है कि राज्यसभा में हर 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य आ जाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यह पूछा जाता है कि राज्यसभा को अस्थाई सदन क्यों कहते हैं, क्योंकि हर एक 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और उसके बाद नए सदस्य आ जाते हैं। याद रखेंगे। अब देखिए राज्यसभा का गठन कब हुआ था। तो राज्यसभा के गठन की बात की जाए तो 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, लेकिन इसकी पहली बैठक कब हुई थी, तो 13 मई 1952 को। 13 मई 1952 को राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी, और इसका गठन कब हुआ था, तो गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952। वेरी इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखेंगे कि राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था और इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुआ था। अब तक 4 प्रधानमंत्री कौन कौन, इंदिरा गांधी, HD देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह, ये सभी राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। तो अब तक 4 प्रधानमंत्री कौन कौन, इंदिरा गांधी, HD देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। याद रखेंगे, नाम याद रखेंगे, इंदिरा गांधी, HD देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह। राज्यसभा का नाम पहले काउंसिल ऑफ स्टेट्स था, लेकिन 1954 में इसका नाम बदलकर राज्यसभा कर दिया गया। तो राज्यसभा का नाम पहले क्या था, काउंसिल ऑफ स्टेट्स था, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, लेकिन 1954 ईस्वी में इसका नाम बदलकर राज्यसभा कर दिया गया। चूँकि राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी, 1952 में हुई थी। राज्यसभा की पहली बैठक 1952 में हुई थी, तो 1954 में
एक तिहाई सदस्यों ने क्या कर लिया, अवकाश ले लिया 2 बरस के बाद, और नए सदस्य आ गए। फिर 2 बरस के बाद 1956 ईस्वी में 1/3 सदस्यों ने अवकाश ग्रहण कर लिया। इसका मतलब है कि 1954 में अवकाश लेने वाले और 1956 में अवकाश लेने वाले का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ। यानी 1954 में अवकाश लेने वाले राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 2 बरस, जबकि 1956 ईस्वी में अवकाश लेने वाले राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना रह गया, तो 4 बरस रह गया। और तथा 1956 के बाद सभी राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना हो गया, तो 6 बरस। याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। तो 1954 में चूँकि 1/3 सदस्यों ने 2 बरस के बाद अवकाश ग्रहण कर लिया, तो इनका कार्यकाल कितना हो गया, 1954 तक 2 बरस। चूँकि 1952 में 1/3 सदस्यों ने अवकाश ग्रहण कर लिया, तो 2 बरस के बाद, चूँकि 2 बरस के बाद 1/3 सदस्यों ने अवकाश ग्रहण कर लिया, तो फिर 1954 ईस्वी था, 1954 ईस्वी में एक बार फिर से 2/3 सदस्यों ने 1/3 सदस्यों ने क्या कर लिया, अवकाश ग्रहण कर लिया 2 बरस के बाद। तो इस प्रकार 4 बरस रह गया। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना हो गया, 1954 में 4 बरस, लेकिन 1956 ईस्वी में फिर कार्यकाल कितना हो गया, 6 बरस, क्योंकि फिर क्या हो गया, 2 बरस के बाद 1/3 सदस्यों ने अवकाश ग्रहण कर लिया। तो 1956 से जो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना बरस हो गया, 6 बरस। इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। 1954 और 1956 और 1956 ईस्वी में राज्यसभा के सदस्यों को पर्ची अर्थात लॉटरी के द्वारा 1/3 सदस्यों का अवकाश दिलाया गया। तो 1954 ईस्वी में और 1956 ईस्वी में जो राज्यसभा के सदस्य थे, उन्हें पर्ची अर्थात लॉटरी के द्वारा 1/3 सदस्यों को अवकाश दिलाया गया। इम्पॉर्टेंट है, डेट याद रखेंगे या ईयर याद रखेंगे, 1954 और 1956। इन दोनों वर्षों में पर्ची अर्थात लॉटरी के द्वारा 1/3 सदस्यों को अवकाश दिलाया गया। अनुच्छेद 84 के अनुसार राज्यसभा के सदस्य के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो अनुच्छेद 84 में क्या लिखा गया है, राज्यसभा के सदस्यों का योग्यता, क्या क्या योग्यता है, तो भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 30 वर्ष की आयु होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर न हो, पागल या दिवालिया घोषित न हो। तो ये चारों जो है, तो सब में कॉमन ये चीज़ें होती है, भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पर न हो, दिवालिया या पागल घोषित न हो। लेकिन जो मिनिमम आयु है इसे याद रखेंगे, यही एग्जाम में पूछा जाता है। तो लोकसभा के लिए मिनिमम आयु 25 बरस, जबकि राज्यसभा के लिए मिनिमम आयु 30 बरस। ये सारी योग्यताएं भी होनी चाहिए जो संसद द्वारा निर्धारित है। तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए वो भी सारी योग्यता होनी चाहिए जो संसद का सदस्य बनने के लिए योग्यता निर्धारित है। अब हम लोग देखते हैं कि राज्यसभा के सभापति, तो चूंकि जो राज्यसभा होता है उसका एक सभापति भी होता है। तो राज्यसभा का हेड कौन होता है, राज्यसभा का सभापति। जिस प्रकार लोकसभा का हेड कौन होता है, लोकसभा का अध्यक्ष, और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो उसी प्रकार राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं सामूहिक रूप से उसके सभापति के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो हम लोग देखते हैं राज्यसभा के सभापति के बारे में, इम्पोर्टेंट है। तो अनुच्छेद 89 और 64 में लिखा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो अनुच्छेद 89 में क्या लिखा गया, 89 में और आर्टिकल 64 में। तो अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 में लिखा गया है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है, कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, याद रखेंगे। अर्थात पदेन सभापति का मतलब क्या, कि एक पद पर रहते हुए वह दूसरे पद को ग्रहण करता है। अर्थात वह उपराष्ट्रपति के पद पर तो पहले से है ही, उसे सभापति का पद भी दिया जाएगा। राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितना बरस होता है, 5 बरस। तो राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल 5 बरस का होता है। राज्यसभा के सभापति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
तो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, चूंकि वे तो उपराष्ट्रपति होते हैं, तो जाहिर सी बात है वे राज्यसभा के कोई मेंबर नहीं होते। तो राज्यसभा के सभापति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। राज्यसभा के सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपसभापति राज्यसभा का कार्यभार देखते हैं। अर्थात जब राज्यसभा का सभापति नहीं होता तो उनकी जगह राज्यसभा का कार्यभार कौन देखता है? तो राज्यसभा का उपसभापति। अर्थात जब उपराष्ट्रपति नहीं होता है, उपराष्ट्रपति अर्थात राज्यसभा का सभापति नहीं होता, तो इसकी अनुपस्थिति में राज्यसभा की कार्यवाही को कौन देखता है? तो राज्यसभा का उपसभापति। याद रखेंगे, उपसभापति याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब है कि राज्यसभा के सभापति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति को। राज्यसभा के सभापति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति को देते हैं। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। भारत के राज्यसभा के पहले कौन थे सभापति? तो वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हमने बताया था, क्या बताया था कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जब हम लोग उपराष्ट्रपति की चर्चा कर रहे थे तो हमने क्या बताया था कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो जाहिर सी बात है कि चूंकि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का क्या होता है? तो सभापति होता है। तो भारत के पहले राज्यसभा के सभापति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। याद रखेंगे, याद रखेंगे। पहले जो राज्यसभा के सभापति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और वर्तमान भारत के राज्यसभा के सभापति कौन हैं? तो वेंकैया नायडू हैं। और वर्तमान में भारत के राज्यसभा के सभापति कौन हैं? वेंकैया नायडू, जो कि वर्तमान में भारत के उप राष्ट्रपति भी हैं। राज्यसभा के सभापति को हटाने का कोई अलग प्रावधान नहीं है, बल्कि उपराष्ट्रपति हट जाते हैं तो राज्यसभा के सभापति स्वतः बदल जाते हैं। तो राज्यसभा के सभापति को हटाने का कोई अलग से प्रावधान नहीं है। जब देश के उपराष्ट्रपति बदल जाएंगे तो जाहिर सी बात है राज्यसभा के सभापति भी बदल जाएंगे। याद रखेंगे, राज्यसभा के सभापति को सभापति पद के लिए 4 लाख रुपए मिलता है, जबकि उपराष्ट्रपति पद के लिए उन्हें कोई वेतन नहीं मिलता। ये चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं कि राज्यसभा का सभापति चूंकि उपराष्ट्रपति ही होता है तो उपराष्ट्रपति के पद के लिए उन्हें कोई प्रकार का वेतन नहीं मिलता, जबकि राज्यसभा के सभापति के रूप में उन्हें कितना वेतन मिलता है? तो 4 लाख। याद रखेंगे, 4 लाख। हमने इसे पढ़ा भी था जब उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे। राज्यसभा के सभापति राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता और कार्यवाही का संचालन करता है। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वह राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता करता है और उसकी कार्यवाही का संचालन करता है। इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद 100 के चौथे क्लॉज में क्या लिखा गया है? तो आर्टिकल 100 के चौथे क्लॉज में लिखा गया है कि राज्यसभा का जो सभापति होगा गणपूर्ति न होने पर सदन को स्थगित कर देता है। याद रखेंगे कि राज्यसभा का जो सभापति होता है, अगर सदन में गणपूर्ति न हो पाई, गणपूर्ति होने के लिए कितने मेंबर चाहिए? तो कुल सदस्यों का 1/10, कुल सदस्यों का 1/10 भाग। तो अनुच्छेद 100 के चौथे क्लॉज में लिखा गया है, चौथे उपखंड में लिखा गया है कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वह गणपूर्ति न होने पर सदन को स्थगित कर सकता है। केवल स्थगित करेगा, उसे भंग नहीं करेगा। याद रखेंगे, राज्यसभा के सभापति दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करते, बल्कि लोकसभा के अध्यक्ष दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह एग्जाम में पीसीएस एग्जाम में पूछा भी गया है कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं क्या वे दोनों सदनों की अध्यक्षता करते हैं? नहीं। दिमाग में एक बात फिट कर लेंगे कि जो सदन के दोनों सदन हैं, संसद के दोनों सदन हैं, उनकी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता करता है कौन? लोकसभा का अध्यक्ष। जबकि इसके बैठक कौन बुलाता है? तो वह बैठक बुलाता है राष्ट्रपति। और इस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। राज्यसभा का सभापति कभी भी अध्यक्षता नहीं करता। दिमाग में याद करेंगे।
अनुच्छेद 100 के पहले क्लॉज के अनुसार राज्यसभा के सभापति को निर्णायक वोट देने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 100 के पहले क्लॉज में क्या लिखा गया कि राज्यसभा के सभापति को निर्णायक वोट देने का अधिकार है, अर्थात राज्यसभा का सभापति अंतिम वोट देगा। याद रखेंगे, निर्णायक वोट देने का अधिकार किसको है? तो राज्यसभा के सभापति को। यह बात लिखा गया है अनुच्छेद 100 के पहले उपखंड में। याद रखेंगे, अनुच्छेद 100 में अगर कोई विधेयक पहले राज्यसभा से पास हो जाता है और उसे अधिनियम बनने के लिए लोकसभा तथा फिर राष्ट्रपति के पास होना आवश्यक है, लेकिन यदि लोकसभा से पहले पास हो जाती है तो बिना राज्यसभा में पास हुए भी अधिनियम बनने के लिए राष्ट्रपति के पास जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई विधेयक पहले राज्यसभा से पास हो गया तो उसे अधिनियम बनने के लिए लोकसभा तथा फिर राष्ट्रपति के पास होना आवश्यक है, लेकिन पहले लोकसभा से पास हो गया। यदि कोई विधेयक लोकसभा से पहले पास हो गया और बिना राज्यसभा से पास हुए भी अगर लोकसभा से पास हो गया तो कोई ज़रूरी नहीं कि उसे राज्यसभा से पास होना जरूरी है। याद रखेंगे, अगर लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा पर वह जा सकता है, राष्ट्रपति के पास उसे भेजा जा सकता है बिना राज्यसभा के पास गए हुए। जैसे कि यदि समझ लें, जैसे कि मान लेते हैं कोई विधेयक जो है वह सबसे पहले राज्यसभा के पास गया तो उसे लोकसभा में जाना अनिवार्य है। लोकसभा में भेजा जाएगा, फिर वहाँ से वह पारित होकर जाएगा राष्ट्रपति के पास। जब राष्ट्रपति का अंतिम अनुमोदन होगा तभी वह अधिनियम बनेगा। लेकिन जब अर्थात कहने का मेरा तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य है कि किसी विधेयक को लोकसभा से पारित होना जरूरी है। याद रखेंगे, अगर पहले लोकसभा से पारित हो गया तो अगर उसके बाद फिर राज्यसभा में भेजा जाए या न भेजा जाए, वह डायरेक्ट राष्ट्रपति के पास जा सकता है। अनुच्छेद 89 में लिखा गया है राज्यसभा का उपसभापति। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी हमने क्या देखा? अनुच्छेद 89 में लिखा गया है राज्यसभा का उपसभापति। अनुच्छेद 89 में लिखा गया है राज्यसभा का उपसभापति। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में सभापति का सारा कार्य उपराष्ट्रपति करता है। याद रखेंगे, और यदि उपसभापति भी अनुपस्थित होता है तो 6 सदस्यों का एक पैनल होता है जिसमें से किसी एक को सभापति कार्य सौंपा जाता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि राज्यसभा में कितने सदस्यों का एक पैनल होता है? तो 6 सदस्यों का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि राज्यसभा का यदि सभापति अनुपस्थित होता है तो इसका कार्यकाल कौन देखरेख करता है? राज्यसभा का उपसभापति। लेकिन यदि राज्यसभा का उपसभापति भी अनुपस्थित होता है तो 6 सदस्यों का एक पैनल होता है राज्यसभा के अंदर में, और उस पैनल में किसी को भी राष्ट्र सभापति जो होता है वह कार्य सौंप दिया जा सकता है। तो राज्यसभा का कार्य, जो सभापति का कार्य है, इन्हीं 6 सदस्यों में से किसी को भी सौंपा जा सकता है। उपसभापति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष। अभी हमने क्या बताया कि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का। अब देखिए, उपसभापति को उसके पद से राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा विशेष बहुमत अर्थात 2/3 सदस्यों के द्वारा हटा सकते हैं, लेकिन उपसभापति को इसके लिए 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है। खासा इम्पोर्टेंट है। तो उपसभापति को उसके पद से राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा विशेष बहुमत अर्थात 2/3 सदस्यों के द्वारा उसे हटाया जा सकता है, लेकिन हटाने के 14 दिन पहले उन्हें सूचना देनी पड़ेगी। याद रखेंगे, कितने दिन पहले? तो उपसभापति को 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी। भारत के पहले राज्यसभा के उपसभापति SV कृष्णमूर्ति राव थे और वर्तमान में हैं हरिवंश नारायण सिंह। तो जो उपसभापति थे भारतीय राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन थे? तो SV कृष्णमूर्ति राव। और यदि बात की जाए कि पहले सभापति कौन थे, तो पहले सभापति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और भारत के जो राज्यसभा
के पहले उपसभापति कौन थे? तो एस.वी. कृष्णमूर्ति राव। और वर्तमान में है हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह। अनुच्छेद 92 में लिखा गया है कि जब तक उपसभापति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया चल रही है तब तक वह अपने पद पर नहीं बैठेंगे। तो अनुच्छेद 92 में क्या लिखा गया? अनुच्छेद 92 में लिखा गया है कि जब तक उपसभापति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया चल रही है तब तक वे अपने पद पर बने रहेंगे, लेकिन राज्यसभा की बैठकों में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते हैं। याद रखेंगे कि जब तक उपसभापति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया चल रही होती है तब तक वे अपने पद पर नहीं बैठेंगे, लेकिन राज्यसभा की बैठक में वे भाग लेंगे, और उसके बाद सदन में बोल सकते हैं और साथ ही साथ लेकिन मतदान नहीं कर सकते। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब आता है राज्यसभा का महासचिव। राज्यसभा का महासचिव तो इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा का महासचिव। अनुच्छेद 98 में लिखा गया है राज्यसभा के महासचिव। तो किस अनुच्छेद में राज्यसभा के महासचिव का वर्णन है? अनुच्छेद 98 में। एक एक अनुच्छेद याद रखते चले जाएंगे। अनुच्छेद 98 में 2-3 बार जब इसे हम लोग पढ़ लेंगे, देख लेंगे, तो ये सभी आर्टिकल दिमाग में फिट हो जाएंगे और एग्जाम में आसानी से हम लोग टिक कर पाएंगे। तो अनुच्छेद 98 में लिखा गया है राज्यसभा के महासचिव। राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो सभापति के द्वारा होती है। तो राज्यसभा के सभापति के द्वारा राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति होती है। तो जिस प्रकार लोकसभा का जो महासचिव होता है उसकी नियुक्ति लोकसभा का अध्यक्ष करता है, तो उसी प्रकार राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यसभा का सभापति। राज्यसभा के महासचिव राज्यसभा सचिवालय का प्रमुख होता है। तो जो राज्यसभा का महासचिव होता है वह क्या होता है? उस राज्यसभा के सचिवालय का प्रमुख होता है। इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 60 वर्ष का। इंपॉर्टेंट है। तो राज्यसभा के जो राज्यसभा का महासचिव होता है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 60 वर्ष का होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, 60 वर्ष। भारत के पहले राज्यसभा के महासचिव कौन थे? तो भारत के राज्यसभा के पहले महासचिव थे एस.एन. मुखर्जी। कौन थे? एस.एन. मुखर्जी। और वर्तमान में कौन है? तो देश दीपक वर्मा। वर्तमान में है देश दीपक वर्मा। ये राज्यसभा के महासचिव हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा के महासचिव राज्यसभा के संसदीय कार्यों में सभापति की मदद करते हैं। तो राज्यसभा के महासचिव क्या करते हैं? तो राज्यसभा के संसदीय कार्यों में राष्ट्रपति की मदद करते हैं, सभापति की मदद करते हैं। जो राज्यसभा का सभापति होता है उसकी संसदीय कार्यों में मदद कौन करता है? तो उस राज्यसभा का महासचिव। राज्यसभा के महासचिव राष्ट्रपति की ओर से राज्यसभा के महासचिव राष्ट्रपति की ओर से सदन में उपस्थित होने के लिए सदस्यों को आमंत्रित करता है। तो जो राज्यसभा का महासचिव होता है वह राष्ट्रपति की ओर से सदन के अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए अपने सदस्यों को आमंत्रित करता है। राज्यसभा के महासचिव एवं उसके कर्मचारी सदन के नए सदस्यों को सदन के नियम कानून की जानकारी देते हैं। तो राज्यसभा के महासचिव एवं उनके कर्मचारी सदन के नए सदस्यों को सदन के नियम और कानून की जानकारी देते हैं। संसद और सभापति जो पढ़ते हैं उनकी स्क्रिप्ट राज्यसभा के महासचिव और कर्मचारी बनाते हैं। तो सांसद और सभापति राज्यसभा के सभापति जो पढ़ते हैं उसकी स्क्रिप्ट कौन बनाते हैं? तो राज्यसभा के महासचिव और उनके कर्मचारी। राज्यसभा में एक नेता प्रतिपक्ष होता है। राज्यसभा में एक नेता प्रतिपक्ष होता है जिस दल के पूरे सदस्य उस पूरे राज्यसभा के सदस्यों के 10% क्या होते हैं? तो निर्वाचित होते हैं। तो राज्यसभा में एक नेता प्रतिपक्ष होता है जिस दल के सदस्य पूरे राज्यसभा के सदस्यों के 10% निर्वाचित होते हैं। वर्तमान में बात की जाए तो राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो गुलाम नबी आज़ाद हैं। गुलाम नबी आज़ाद जो कि कांग्रेस के हैं, ये राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं। अब है राज्यसभा की विधायी शक्तियाँ। राज्यसभा की विधायी शक्तियाँ क्या क्या है? तो राज्यसभा की विधायी शक्तियाँ क्या क्या है?
देख लें हम लोग, राज्यसभा भी लोकसभा के साथ मिलकर देश के लिए कानून निर्माण कर सकता है। तो राज्यसभा भी लोकसभा के साथ मिलकर देश के लिए कानून निर्माण करता है, याद रखेंगे। वित्त विधेयक को छोड़कर साधारण विधेयक को राज्यसभा और लोकसभा दोनों को पास करने का समान अधिकार है। तो वित्त विधेयक को छोड़कर जो साधारण विधेयक है, तो वित्त विधेयक को छोड़कर साधारण विधेयक को राज्यसभा और लोकसभा दोनों को पास करने का समान रूप से अधिकार है। किसी साधारण विधेयक को जब लोकसभा पास कर देता है तो वह विधेयक राज्यसभा के पास भेजा जाता है। वह उस बिल को अधिकतम 6 माह तक रोक कर रख सकता है, और अगर 6 माह से ज़्यादा समय तक रोक कर वह रख देता है तो राष्ट्रपति को यह लगता है कि लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो गया, और इस प्रकार जो राष्ट्रपति होता है अपने अनुच्छेद 108 का उपयोग करता है और राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन की बैठक बुलाता है। और अनुच्छेद 118 के अनुसार संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, और यह विधेयक लोकसभा के अनुसार पास हो जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग आसानी से समझ लें। जैसे देखिए कि वित्त विधेयक को छोड़कर साधारण विधेयक को, अर्थात वित्त विधेयक जो है केवल लोकसभा में पास होता है। वित्त विधेयक को छोड़कर जो साधारण विधेयक होता है उसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास करने का समान रूप से अधिकार है। अर्थात साधारण विधेयक को लोकसभा भी पास कर सकता है और राज्यसभा भी, याद रखेंगे। अगर किसी साधारण विधेयक को लोकसभा पास कर देता है तो उसके बाद वह कहाँ पे जाएगा? राज्यसभा के पास जाएगा। और राज्यसभा अगर उसे पास नहीं किया तो वह अधिकतम अपने पास 6 महीने तक रोक कर रख सकता है। एग्जाम में यह फैक्ट पूछा गया है कि राज्यसभा किसी साधारण विधेयक को कितने समय तक अपने पास रोक कर रख सकता है? तो 6 माह तक, याद रखेंगे। अगर वह समय 6 माह से ज़्यादा समय तक उस साधारण विधेयक को रोक कर रख दिया तो राष्ट्रपति को समझ जाता है कि यह विधेयक अब पास हो गया, अर्थात राज्यसभा और लोकसभा में मतभेद हो गया, याद रखेंगे। और उसके बाद अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति दोनों संयुक्त अधिवेशन की बैठक बुलाता है, और उसके बाद उस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो अनुच्छेद 118 के अनुसार उस संयुक्त अधिवेशन की जो बैठक होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, और उसके बाद यह विधेयक आसानी से लोकसभा में पारित हो जाता है, याद रखेंगे। किसी वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर किसी भी विधेयक का मतलब होता है बिल, कानून। तो वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर किसी भी विधेयक अर्थात बिल को राज्यसभा 6 महीने से अधिक समय तक नहीं रख सकता। कितने समय तक? 6 महीने से अधिक समय तक नहीं रख सकता, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब है राज्यसभा की वित्तीय शक्तियाँ, इसकी फाइनेंशियल पावर क्या है? तो राज्यसभा की वित्तीय शक्तियों के बारे में चर्चा की जाए तो राज्यसभा को वित्तीय मामलों में बहुत कम शक्ति प्रदान की गई है। राज्यसभा को वित्तीय मामलों में बहुत ही कम शक्ति प्रदान की गई है। कोई भी वित्त विधेयक को सीधे राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, जबकि कोई वित्त विधेयक लोकसभा में पास हो जाता है तभी वह राज्यसभा में पास होगा, और राज्यसभा को उस वित्त विधेयक को 14 दिनों के अंदर पास करना होता है। अगर राज्यसभा उस विधेयक को 14 दिन बाद भी पास नहीं कर पाया तो यह समझा जाता है कि वह विधेयक राज्यसभा से पास हो गया। तो अभी हमने क्या बताया? अभी हमने बताया कि जो साधारण विधेयक होता है, साधारण विधेयक को 6 महीने तक राज्यसभा अपने पास रख सकता है, लेकिन वित्त विधेयक को 14 दिन तक। और वित्त विधेयक सबसे पहले किसके पास जाता है? तो लोकसभा में। तो कोई भी वित्त विधेयक को सीधे राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, जबकि जब कोई वित्त विधेयक लोकसभा से पास हो जाता है तो वह तब उसके बाद उसे राज्यसभा में भेजा जाता है, और राज्यसभा उस वित्त विधेयक को 14 दिन के अंदर में उसे पास करना अनिवार्य होता है।
तो राज्यसभा को उस वित्त विधेयक को 14 दिन के अंदर उसे पास करना अनिवार्य हो जाता है। अगर 14 दिन के अंदर राज्यसभा उस वित्त विधेयक को पारित नहीं कर पाता, पास नहीं कर पाता, तो यह समझ लिया जाता है कि वह वित्त विधेयक राज्यसभा से पारित हो गया, याद रखेंगे। और उसके बाद यह बिल कानून बन जाता है, राष्ट्रपति के पास चला जाता है और उसके बाद उस पर हस्ताक्षर होता है और यह कानून अर्थात अधिनियम बन जाता है। अब है राज्यसभा की कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। राज्यसभा की कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति क्या है? तो अनुच्छेद 75 में क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 75 में लिखा गया है कि पूरी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो पूरी जो मंत्रिपरिषद होता है वह किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो पूरी मंत्रिपरिषद होते हैं वे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों से उनके कार्य के संबंध में प्रश्न पूछ सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, मगर अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा मंत्रियों को हटाने का अधिकार राज्यसभा के सदस्यों को नहीं है। तो अनुच्छेद 75 में लिखा गया है कि जो पूरा मंत्रिपरिषद है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और राज्यसभा के सदस्य अपने मंत्रियों से उनके कार्य के संबंध में प्रश्न पूछ सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, मगर अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा मंत्रियों को हटाने का अधिकार राज्यसभा के सदस्यों को नहीं है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। संविधान संशोधन विधेयक को राज्यसभा और लोकसभा दोनों पास कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग, वो भी दो। तो संविधान संशोधन विधेयक को राज्यसभा और लोकसभा दोनों पास कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग, वो भी 2/3 बहुमत से, याद रखेंगे। अलग अलग और वो भी 2/3 बहुमत से, याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है, अर्थात साधारण बहुमत से। लेकिन संविधान संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। तो वित्त विधेयक के लिए जो संयुक्त अधिवेशन है वह राष्ट्रपति बुलाएगा, लेकिन यह जो संविधान संशोधन विधेयक है इसके लिए किसी प्रकार का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान नहीं है, याद रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं राज्यसभा की न्यायिक शक्तियाँ क्या है। तो राज्यसभा की न्यायिक शक्तियाँ क्या है उसे हम लोग देखें तो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया में राज्यसभा भी भाग लेते हैं, मगर इसके लिए राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 61 में है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, यह चीज़ याद रखेंगे कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया में राष्ट्रपति भी भाग लेते हैं, राज्यसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं, मगर इसके लिए राष्ट्रपति को 14 दिन पहले उन्हें सूचना देनी पड़ती है और इसका उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 61 में, याद रखेंगे। उपराष्ट्रपति के विरुद्ध पद से हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। तो उपराष्ट्रपति के विरुद्ध उनके पद से हटाने का प्रस्ताव कहाँ लाया जा सकता है? तो राज्यसभा में। कहाँ पे? राज्यसभा में। राज्यसभा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने का प्रस्ताव पारित कर सकता है, इम्पॉर्टेंट है। तो जो राज्यसभा है वह उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, इन सभी के न्यायाधीशों को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव पारित कर सकता है, इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं राज्यसभा की चुनाव संबंधी एवं अन्य शक्तियाँ। तो राज्यसभा की चुनाव एवं संबंधी एवं अन्य शक्तियों के बारे में देखा जाए तो राज्यसभा उपसभापति पद का चुनाव करती है। जो राज्यसभा होती है वह उपसभापति अर्थात उपसभापति पद का चुनाव करती है। राज्यसभा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो जो राज्यसभा होती है वह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर संघ में नए राज्यों को सम्मिलित करती है और राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सकती है, इम्पॉर्टेंट है। तो राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर संघ में नए राज्यों को सम्मिलित करती है और राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन कर सकती है।
राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग या उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। इम्पॉर्टेंट है कि राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग या उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए कानून बना सकता है। तो राज्यसभा जो है वह लोकसभा के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए एक कानून बनाता है। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर, याद रखेंगे जब भी राज्यसभा कोई कानून बनाएगा तो उसमें लोकसभा भी जुड़ा रहेगा। तो राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति के द्वारा घोषित आपातकाल की घोषणा को स्वीकार कर सकता है या अस्वीकार कर सकता है। तो याद रखेंगे कि राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति के द्वारा घोषित आपातकाल की घोषणा को स्वीकार कर सकता है या अस्वीकार कर सकता है। याद रखेंगे। अब है राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ। राज्यसभा की कुछ विशेष शक्तियाँ भी हैं। क्या क्या है? तो अनुच्छेद 312 में क्या लिखा गया? तो अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा 2/3 सदस्य से अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार दे सकती है। तो इम्पॉर्टेंट है कि अनुच्छेद 312 में लिखा गया है कि राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके नई अखिल भारतीय सेवा को स्थापित करने का अधिकार दे सकती है। याद रखेंगे। आर्टिकल 312। अनुच्छेद 249 में क्या लिखा गया? तो अनुच्छेद 249 में लिखा गया कि राज्यसभा 2/3 बहुमत के द्वारा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। तब जाकर संसद को 1 वर्ष के लिए अधिकार मिल जाता है कि वह उस विपक्ष पर कोई कानून नहीं बनाता। याद रखेंगे। तो अनुच्छेद 249 में क्या लिखा गया कि राज्यसभा 2/3 बहुमत के द्वारा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का धरोहर घोषित कर सकती है। तब जाकर संसद को 1 वर्ष के लिए यह अधिकार मिल जाता है कि वह उस विषय पर कोई कानून बना सकती है। याद रखेंगे। तो ये तो था हमारा राज्यसभा। इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो वीडियो को रिपीट करके बार बार देखते रहें, कमेंट जरूर करें, सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की सूचना आपको पहले मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में और इंडियन पॉलिटी के कई और फैक्ट को देखेंगे। उसके बाद धीरे धीरे एग्ज़ाम से पहले यह लगभग 90% या टोटल समाप्त हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद।